वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 15 नौकर इस पाठ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे नौकर से आपको पता है कि घर में काम करने वाला जो भी व्यक्ति रहेगा, जिसे हम तनख्वाह देते हैं या पगार देते हैं, उसे हम नौकर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही अर्थ से इस पाठ को आपके इसमें पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। देखा जाए तो यह पाठ अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित निबंध है। गांधी जी नौकर का काम खुद से करते थे, इसके बारे में कुछ वर्णन किया हुआ है। अब वो किस प्रकार काम खुद करते थे और उनका क्या अनुभव था, तो इसके बारे में आज हम अधिक जानकारी पाठ 15 नौकर भाग 1 के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। आश्रम की बात कही गई है कि गांधी जी ऐसे काम भी करते थे जिन्हें ज़्यादातर कौन करते हैं, नौकर चाकर करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जिस ज़माने में वो बैरिस्टर से हज़ारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि देखा जाए तो गांधी जी एक पेशावर अच्छे खासे वकील थे, बैरिस्टर अर्थात वकील। तो आश्रम में गांधी जी आटा चक्की पर स्वयं पीसते थे। इतना ही नहीं कि वो हज़ारों रुपए कमाते थे, इस बात का उनको ज़रा सा भी घमंड या गर्व नहीं था। उस समय भी वे प्रतिदिन अर्थात हर रोज़ सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। और ऐसा कहा गया है कि जब भी वो चक्की चलाते थे तो वो चक्की चलाने में उन्हें कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे, अर्थात उनको सहायता करते थे या मदद करते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। महीन अर्थात बारीक और मोटा अर्थात जाड़ा जैसे। तो इस प्रकार घर में जो भी रोटी बनाने के लिए जिस प्रकार का आटा लगता था, उस प्रकार का वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा और जब वो साबरमती आश्रम में रहे तब भी उन्होंने ये पिसाई वाला काम है वो निरंतर करते थे। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। आपको पता है कि जिस चक्की पे आटा पीसा जाता है उसको कुछ दिनों के बाद उसका काम निकलता है कि उसको टाका पाड़ने का काम है। ऐसे जैसे छन्नी हथौड़े से उसे ठोक ठोक के थोड़ा सा खुरदुरा बनाया जाता है, तो उसी प्रकार वो चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हुए। और यहाँ पे एक प्रसंग दिया है कि एक बार एक कार्यकर्ता जो भी आश्रम में थे, उन्होंने बताया कि आटा कम पड़ गया है। तो आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए या आटा पिसवाने के लिए गांधी फौरन अर्थात तुरंत उठकर खड़े हो गए। गेहूँ पीसने, जैसे कि हमने पढ़ा कि गेहूँ पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे, यानी कि बिना देखे या बिना पहले साफ किए गेहूँ वो पीसते भी नहीं थे। गेहूँ को पीसने से पहले जैसे कि आमतौर पर सभी लोग क्या करते हैं, गेहूँ को पहले साफ करते हैं, उसमें से जो भी कचरा या कंकड़ हो गया उसे निकाल देते हैं। उसी प्रकार गांधी जी भी ये सब काम करते थे, फिर ही वो गेहूँ पीसते थे। कॉफिनदारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कॉफिनदारी इस महान व्यक्ति को, अर्थात आपको पता है कि वो कौन थे, बैरिस्टर थे। तो ऐसे महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते हैं, यानी उन्हें आश्चर्य होता कि भाई ऐसा भी हो सकता है, या इस तरह से भी कोई इतना महान व्यक्ति भी अपने हाथ से ऐसे छोटे छोटे काम भी कर सकता है। तो ये देख के उन्हें हैरत होती थी, वो चौंक जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं आती थी। अभी देखिए, किसी भी तरह का काम करने के समय, यानी कि बाहरी लोगों के सामने जब भी वो शारीरिक मेहनत का काम करते थे तो उन्हें शर्म या फिर उन्हें ऐसे क्या कहते हैं, लज्जास्पद नहीं लगता था।
एक बार उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। अब यहाँ पर एक उदाहरण दूसरा दिया गया है कि एक बार उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने के लिए आए, किसे? गांधी जी को। और उनको अंग्रेजी भाषा में के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था और वो अंग्रेजी भाषा के अच्छे जानता थे। और इसके कारण उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने के कारण बहुत गर्व था, घमंड था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। और जब वो गांधी जी से बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, तो अंत में यानी आखिरी में वे बोले गांधी जी से कि बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। यानी कि अगर मैं आपको किसी काम आ सकूं या आपका कोई काम कर सकूं तो आप मुझे अवश्य या ज़रूर बताइए। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि भाई अगर हमने काम मांगा तो बापू जी हमें क्या करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने या पढ़ने का कोई भी काम दे देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूँ बीन डालिए। और गांधी जी ने उनके मन की बात समझ ली और उन्होंने क्या कहा कि अगर आपके पास समय हो, यानी आप फ्री है या फिर आपके पास अभी समय है, दूसरा कोई काम नहीं, तो आप इस थाली की गेहूँ बीन डालिए। यानी कि ये जो गेहूँ है इसे साफ कर दीजिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अब आगंतुक यानी आने वाले जो भी छात्र उनको पूछने वाले थे वो बड़े मुश्किल में यानी समस्या में पड़ गए। लेकिन सब अब तो कोई चारा नहीं था, अभी उनके सामने कोई भी चारा नहीं था, अर्थात दूसरा पर्याय नहीं था। 1 घंटे तक गेहूँ बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। अब देखिए, उन्होंने 1 घंटे तक गेहूँ साफ करने का काम किया और बाद में वो थक गए और गांधी जी से फिर उन्होंने विदा मांगी यानी परवानगी मांगी कि क्या अब हम जा सकते हैं। इस प्रकार कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। अब कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम का जो भंडार था, जहाँ पे खाना वगैरह बनाया गया सामान रखा जाता था, तो उस भंडार का काम संभालने में भी सहायता की। मदद करना अर्थात सहायता करना। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। देखिए, इतने महान व्यक्ति होने के बावजूद भी, इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े एडवोकेट होने के बावजूद भी, जैसे सवेरे वो प्रार्थना खत्म करते और उसके बाद वे कहाँ पे जाते, तो रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलने का कार्य भी वो करते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। अर्थात जब भी वो सब्जियां छीलने के लिए रसोई घर या भंडार के में चले जाते तो वहाँ पे अगर उनको कहीं पे गंदगी या मकड़ी का जाला दिखा तो वो अपने साथियों को आड़े हाथ लेते, अर्थात अपने साथियों को कहते साफ करने के लिए या फिर यहाँ पे गंदगी क्यों है। इस प्रकार उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। उन्हें कौन सा ज्ञान था, तो सब्जी, फल और अनाज में जितने भी पौष्टिक गुणधर्म होते हैं उन सभी का ज्ञान गांधी जी को था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। अब देखिए, अब तीसरा प्रसंग यहाँ पे दिया गया है कि एक बार एक आश्रमवासी यानी आश्रम में रहने वाले व्यक्ति ने बिना धोए आलू काट दिए। आमतौर पर कोई भी ज़्यादातर सब्जियां हम क्या करते हैं, धोकर ही काट कर फिर बाद में सब्जी बनाते हैं, तो उन्होंने बिना धोए ही उसे काट दिया। तो गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए कभी भी नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। एक बार तो एक आश्रमवासी अर्थात आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को कुछ ऐसे केले दिए गए थे जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। आपको पता है, बहुत बार ऐसे केले हमें भी मार्केट में दिखते हैं तो हम उसे सड़ा गला मानते हैं। उसने बहुत बुरा माना और उसे भी बहुत बुरा लगा। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसीलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। यानी कि जिसका हाजमा कमज़ोर हो उसको इस तरीके से जो ज़्यादा गले हुए केले रहते हैं या जो हम जैसे काले चकती या काले दाग दिखाई देते हैं, वो हमें ऐसा लगता है ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि वो केले अधिक पके हुए होने के कारण सेहत के लिए अच्छे होते हैं। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे इसी प्रकार समझाया कि ये जो केले हैं ये खाने में तुम्हें जल्दी पच जाएंगे और तुम्हें खास तौर पर क्यों दिए गए हैं, क्योंकि तुम्हें कब्ज़ है, इसके लिए ये केले तुम्हें दिए गए हैं।
तुम्हारा हाजमा ठीक करने के लिए। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे और ज़्यादातर गांधी जी जब भी आश्रम के जो वासी थे जो खाना खाने के लिए बैठते थे तो हमेशा खाना वो खुद लोगों को परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। अब जब भी आपको पता है आश्रम या हॉस्टल जैसी जो जगह होती है वहाँ पर आमतौर पर इन विटामिन्स का या फिर हमारे शरीर को जितने भी पोषक तत्व चाहिए इन सब का ध्यान रखा जाता है। तो खाने में जितना स्वाद हमें घर पे मसालों से आता है उतना स्वाद नहीं आता है। तो जब गांधी जी खुद परोसते थे तो उस कारण वो बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के भी विरोध कुछ कह नहीं पाते थे, यानी कि कुछ भी नहीं कह पाते थे, शांति से खा लेते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। फिर और एक प्रसंग दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को इतने सारे कैदियों को भी वो दिन में 2 बार भोजन अर्थात खाना परोसने का कार्य कर चुके थे। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको पाठ समझ में आया होगा। आगे की जानकारी हम भाग 2 के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।